वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हैं वो मुतवक्के हैं। इस वक्त तकरीबन सभी जो सियासी जमातें हैं वो कैंपेन कर रही हैं इस हवाले से, और इस कैंपेन में लोगों से वादे भी किए जा रहे हैं। ये भी इलेक्शन का एक अहम हिस्सा है, जहां एक तरफ हम ये कहते हैं कि आने वाली जो भी नई हुकूमत होगी उसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा, सबसे बड़ा जो मसला होगा वो मईशत होगी। तो इसी हवाले से लोगों के लिए भी महंगाई और जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो उनके लिए एक सबसे बड़ा इशू इस वक्त है। और जो सियासतदान उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त इलेक्शन जीतने की कोशिश करें, उनकी तवज्जो भी उस पे ही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ वादे इस महंगाई के हवाले से करती हुई नज़र आ रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, हम कह सकते हैं, मैनिफेस्टोज़ के हवाले से जब शुरुआत की तो उन्होंने ये वादा किया कि 300 यूनिट बिजली वो जो सारिफीन हैं उनको मुफ्त देंगे। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जब कैंपेन हम कह सकते हैं व्हेन इट पिक्ड अप पेस, तो वहाँ भी नवाज़ शरीफ साहब अपनी पिछली जो प्राइम मिनिस्टरशिप का वक्त है उसका जिक्र बार बार करते हैं कि तब महंगाई किस तरह काबू में थी, कितनी कम कीमतें थीं और किस तरह वो उस वक्त पे ही पाकिस्तान को वापस लेकर चलेंगे। मगर ऑब्वियसली एक तरफ तो जहां ये इस किस्म के वादे इलेक्शन में सभी करते हैं, मगर तनकीद ये हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ पे कि इस तरह के वादों में कहीं ये नज़र नहीं आ रहा कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पावर में आके जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं या जो बड़े इश्यूज़ हैं उनको किस तरह मैनेज करना है। इसी हवाले से अब जो निगरान हुकूमत है उसका भी जिक्र करना ज़रूरी है। वो भी जब आए थे, क्योंकि उनका ख़ास तौर पे टेन्योर जो था वो एक आम केयरटेकर गवर्नमेंट से लंबा था, तो वहाँ भी हमें बहुत सी चीज़ें कही गई, हमसे गुफ्तगू की गई कि क्या कुछ हो जाएगा। केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान ही बहुत से अहम फैसले हो जाएंगे, मगर सियासी हुकूमतों की तरह उन्होंने भी जो फैसले किए वो बिजली गैस की कीमतें और पेट्रोल की कीमतों के हवाले से तो जल्द ही हो गए, मगर जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात हुई थी, रिफॉर्म के हवाले से बात हुई थी, वो अभी भी वहीं फंसी हुई है। डिस्कोस पे तो कोई प्रोग्रेस हुई नहीं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है उसका बहुत जिक्र होता था, मगर अब ये भी कह दिया गया है कि उसके हवाले से भी जो बैंक लोन्स का मसला था उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया, इसलिए ये भी अब आने वाली हुकूमत फैसला करेगी। और जो FBR की रिफॉर्म का जिक्र पिछले दिनों में हुआ, उस पर भी एक कमेटी बना दी गई है मिनिस्टर्स की, वो इस मामले को अब आगे देखेंगे। सारे मामले पे बात करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं शहबाज राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं बराए मुआशी अमूर, बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन इशूज़ पे, और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब ने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर STPI। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी शहबाज राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, पिछले एक दो दिनों में ही ये FBR के रिफॉर्म के हवाले से और जो PIA की प्राइवेटाइजेशन हमें कहा गया था कि प्रोबेबली केयरटेकर गवर्नमेंट के ज़माने में भी हो जाएगी, दोनों अब लग रहा है कि मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा। तो अगर हम पहले PIA से बात शुरू करें कि क्या बना, क्या वजह हुई कि ताख़ीर हो गई एंड द केयरटेकर गवर्नमेंट कुड नॉट फॉलो थ्रू ऑन इट्स प्लान्स। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जब काबीना का पहला इजलास हुआ तो केयर टेकर कैबिनेट का, और मुझे मेरे ज़राए ने बताया कि एक आर्मी चीफ साहब ने भी उस इजलास को ब्रीफली एड्रेस किया, तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ द बेस्ट कैबिनेट विच दिस कंट्री कुड प्रोड्यूस। अब आपको याद होगा कि केयर टेकर्स के हवाले से या टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा पिछले 1-2 साल के अरसा में कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी के मसाइल जो है वो पॉलिटिशियन हल नहीं कर सकते, वो केयर टेकर्स करेंगे। तो एक अच्छी इन्होंने अपनी तरफ से एक कैबिनेट जो थी वो सेलेक्ट की थी केयर टेकर्स की। लेकिन जो डायलेमा हुआ प्राइवेटाइजेशन वाली साइड के ऊपर, हुकूमत स्टार्ट से ही थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही थी। जो प्राइवेटाइजेशन का पोर्टफोलियो था वो शुरू में डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा के पास था, फिर लगा केयर टेकर गवर्नमेंट को वो सही परफॉर्म शायद नहीं कर रही, तो वो वाला जो पोर्टफोलियो था उनसे वापस लिया गया और फवाद हसन फवाद साहब को काबीना में लेटली शामिल किया गया। अच्छा, जब फवाद साहब को शामिल किया गया तो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक सपोर्ट भी दी गई। वो सपोर्ट ये थी कि 2 काबीना की जो अहम कमेटियाँ थीं जो हिस्टोरिकली और ट्रेडिशनली फाइनेंस मिनिस्टर के पास होती हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन और कैबिनेट कमेटी ऑन इंटर गवर्नमेंटल ट्रांजैक्शन, ये 2 काबीना की कमेटियाँ थी जिसका काम
मुल्क के असासों को बेचना था। इसकी जो चेयरमैनशिप थी वो डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा से लेके फवाद साहब को दी गई और इसका बुनियादी मकसद ही यही था कि फवाद साहब स्पीड के साथ काम कर सकेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हैं वो प्राइवेटाइजेशन बोर्ड के भी चेयरमैन हैं और असूली तौर पर यह होना चाहिए था कि जो कमेटी है काबीना की निजकारी की, उसकी चेयरपर्सनशिप जो थी वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास रहती ताकि एक थर्ड चेक होता, एक इंडिपेंडेंट व्यू आता उसके ऊपर कैबिनेट के अंदर से ही। वो हुआ नहीं। बोर्ड के चेयरमैन भी फवाद साहब, काबीना की निजकारी कमेटी के चेयरमैन भी फवाद साहब। फिर इसके ऊपर इन्होंने देखा जी कि कुछ कानूनी रुकावटें आ रही हैं तो एक प्राइवेटाइजेशन के कानून में तब्दील करने के लिए एक ऑर्डिनेंस भी लाया गया, स्पेशल रूल्स अप्रूव करवा लिए गए। इसके बावजूद जो PIA है उसकी एक मुकम्मल जो रिपोर्ट है फाइनेंशियल एडवाइजर ने हायर किया तो उसके लिए वो आज के दिन तक तैयार नहीं हुई। ऐसा क्यों है? जो निज़ाम होता है उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि क्या इंटरिम गवर्नमेंट इतना बड़ा काम कर सकती है? जो आपका फॉरेन इन्वेस्टर होता है जिसने अगर वो PIA को ख़रीदना चाहता है, डोमेस्टिक भी ख़रीद सकता है, उस पर कोई कदगन नहीं है, तो वो क्या देखेगा कि इसके जो फैसले हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के, क्या अगली गवर्नमेंट उसको ओन करेगी? नंबर 1। नंबर 2 एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी और जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री थी, ये दोनों कभी भी एक पेज के ऊपर नहीं रहे। यही वजह है कि फवाद साहब जो थे या प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री थी वो अपनी साइड से चीज़ों को पुश कर रही थी और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी वो अपने तरीके से चीज़ों को देख रही थी। आज सूरत हाल ये है कि जो वहाँ से एक इनिशियल उन्होंने एक टेंटेटिव किस्म का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान जो है PIA का वो बनाया है, वो अभी तक फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल जो है वो नहीं ले सका। बिल्कुल ठीक जी। डॉक्टर साहब, आपने शहबाज साहब की बात सुनी होगी। सर, हम सहाफ़ी तो वैसे ही ज़्यादा यकीन नहीं रखते टेक्नोक्रेट्स में, हमें तो सियासत बेहतर लगती है। तो ये आप बताएं, आप तो खुद हम कह सकते हैं थोड़े से टेक्नोक्रेट है, यही मसला है कि टेक्नोक्रेट्स के बस की बात नहीं? देखिए, मैं शहबाज के इस थीसिस से मुत्तफिक हूँ कि जो केयर टेकर हुकूमत है उसके जो स्टेप्स होंगे इस तरह के वो चैलेंज होने का ख़तरा भी है। उस पर एक लैक ऑफ ट्रस्ट जो है वो भी आएगा और वो स्कैंडलाइज भी फौरी तौर पे हो जाता है। लेट से कि अगर कामयाब हो भी जाए तो फॉर एग्जांपल रूजवेल्ट होटल जो है PIA की मलकियत है न्यूयॉर्क में, उसकी भी बात हो रही है कि उसको भी साथ में सेल किया जाएगा। उस पर भी फाइनेंशियल एडवाइजर की रिपोर्ट जो थी वो ली जा रही थी। लेकिन एक तो ये कि केयर टेकर शायद इस पे कर नहीं पाते और सेकंड अगर करते भी तो ये चैलेंज हो जाता है, स्कैंडलाइज हो जाता। और जो भी मुंतखब हुकूमत होगी अगर वो कर रही होगी तो उसके लिए इसको डिफेंड करना जो है वो ज़्यादा आसान होगा। जो हमारा पिछला पूरा साल गुजरा है, वन कैन से कि उसमें बाकी तमाम चीज़ों के अलावा जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी और अभी तक पिछले चंद रोज़ पहले तक वो छाई हुई थी कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, वक्त पे होंगे, ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे। और ये चीज़ अगर आप IMF की जो रिव्यू रिपोर्ट है तो उन्होंने भी जो एक रिस्क हाईलाइट किया है, वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो उसको रिस्क के तौर पर उन्होंने हाईलाइट किया। तो मेरा ख्याल है कि इसको इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत के लिए ये एक डांटिंग टास्क होगा। लेकिन चूंकि ये स्टैंड बाई एग्रीमेंट का हिस्सा भी था और अगला जो भी प्रोग्राम नेगोशिएट हो रहा होगा जो उसमें भी बड़ा नुमाया होकर सामने आएगा और आने वाली हुकूमत को ये कड़वी गोली बहरहाल नगल ना होगी, वो इसको पसंद करें या ना करें प्राइवेटाइजेशन, लेकिन अब ये जरूर करना पड़ जाएगी। शहबाज राना साहब, सर अब FBR के हवाले से भी अब पिछले दिनों में बहुत गुफ्तगू हुई मगर उस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ। कैबिनेट की जो मीटिंग थी उसके एजेंडा पर भी था। अब खैर यहाँ 2 इश्यूज हैं, एक ऑब्वियसली उस पर प्रोग्रेस हो सकती थी कि नहीं इतनी जल्दी, और दूसरा ये कि कुछ लोगों की तो ये भी तनकीद है कि इस तरह के फैसले से शायद इतना कोई फर्क भी ना पड़ता FBR को। देखिए, जो FBR को रिस्ट्रक्चर करने का फैसला था ये स्टार्ट ही रॉन्ग फुटिंग से हुआ है। इसको करने का मकसद कुछ और था, जो स्कीम सामने आई वो कुछ और थी और जो उसकी वजह से सिस्टम के अंदर इतनी कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि इसके साथ जो कुछ हुआ कल कैबिनेट की मीटिंग में वो यही होना था। शुरू में आइडिया ये था कि एक फ्रेगमेंटेड जो पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम है जिसमें एक वफाकी हुकूमत के अंडर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है,
चारों सूबाई हुकूमतों में मुख्तलिफ एक्साइज बोर्ड्स हैं, टैक्सेशन बोर्ड्स हैं, उनकी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, कोई मिला के कोई 11-12 किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस आपकी बन जाती हैं जो टैक्स इकट्ठा करती हैं। तो आइडिया ये था कि एक नेशनल टैक्स अथॉरिटी बना के उसके नीचे ये सारा निज़ाम जो है उसको इकट्ठा कर दिया जाए। नवंबर के 3rd या 4th वीक में ये चीज़ प्राइम मिनिस्टर के पास गई, तो वहाँ पे ये शूट डाउन हो गई कि आप नेशनल टैक्स अथॉरिटी नहीं बना सकते क्योंकि ये आपका काम नहीं है, इसमें कुछ आईनी इश्यूज़ आ जाएंगे, कुछ लीगल इश्यूज़ आ जाएंगे। अच्छा, वो बात वहाँ से फिर आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा जी इसको रिस्ट्रक्चर कर देते हैं। जो रिस्ट्रक्चरिंग थी उसके अंदर जो बुनियादी चीज़ आई कि एक जो अभी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जिसके अंदर 2 सर्विस है आपकी जो है सिविल सर्विस वो काम करती है। कस्टम्स ग्रुप है जो कि तकरीबन 1/4 है पूरी सर्विस का, और एक इनलैंड रेवेन्यू सर्विस है। तो जो तमाम जो एक्सरसाइज थी FBR की इस्लाहात की वो बॉयल डाउन होती है इस पॉइंट के ऊपर, 2 चीज़ों के ऊपर कि IRS को, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस को और कस्टम्स ग्रुप को सेपरेट कर दिया जाए, 2 ओवरसाइट बोर्ड्स बना दिए जाएं जो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो, और एक रेवेन्यू डिवीजन बना दी जाए जिसके मतहत ये होंगी, उसके ऊपर एक टैक्स पॉलिसी बोर्ड बना दिया जाए। मतलब एक इन्होंने ऐसा कॉम्प्लेक्स किस्म का एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको डजन्स नहीं हंड्रेड्स आपको अमेंडमेंट्स चाहिए थी। 5 से 6 कवानीन में तब्दीलियाँ, 5 से 6 सेट्स ऑफ रूल्स में तब्दीलियाँ, नए आपको 1-2 कवानीन बनाने पड़ने थे। तो ये वो सारी चीज़ थी जो टाइम कंज्यूमिंग थी, अंदर एक रेजिस्टेंस थी। IRS जिसका कंट्रोल है इस वक्त FBR के ऊपर, वो इस चीज़ को सख्त नापसंद उसने किया, और जो कस्टम्स ग्रुप है जिसने इसे गेन करना था और राइटली गेन करना था क्योंकि कस्टम्स ग्रुप काफ़ी मार्जिनलाइज्ड है, तो वो इसकी फेवर में था। फाइनेंस मिनिस्टर इसको पुश कर रही थी विदाउट रियलाइजिंग कि इसका आउटकम क्या होगा। और जो सबसे इसके अंदर जो मिसिंग पॉइंट और वीकेस्ट एरिया था कि ये तमाम जो एक्सरसाइज होगी जिसका आपने भी अभी इशारा दिया, इससे पाकिस्तान का जो एक डिस्टॉर्टेड टैक्स निज़ाम है उसको क्या फ़ायदा होगा। ये जो एक्सरसाइज थी ये तो रह गई कि इंतज़ामी ढांचे में चेंज करना है। जो पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है, जो बहुत सारे सेक्टर्स मुल्क की आपकी इकॉनमी के टैक्स निज़ाम के बाहर, उसके साथ क्या होना वो तमाम एक्सरसाइज में गुम हो गया, और नतीजा वही निकला जब कैबिनेट में गई तो जो लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा जी कि आईनी लीगली आप नहीं कर सकते इसको। जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा जी कि ये जो आप ओवरसाइट बोर्ड लेके आ गए हैं इसका तो जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर उससे कोई ताल्लुक नहीं है। किसी ने ये कहा कि इसमें टैक्स से क्या इंप्रूवमेंट होगी, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपको एक काबीना की सब कमेटी मिल जाती है। जी डॉक्टर साहब, ये शहबाज साहब की आपने बात तो सुन, से कनेक्टेड इशू है वो ये है ऑब्वियसली जो अगला IMF का प्रोग्राम है, जो कहा जा रहा है कि मार्च तक ये दूसरा जायज़ा जो है IMF का वो मुकम्मल हो जाएगा, और उसके बाद आखिरी किस्त जारी हो जाएगी। पर साथ में ऑब्वियसली इसी पीरियड में जो नया प्रोग्राम है वो भी नेगोशिएट होना शुरू हो जाएगा। सर, बहुत लोग ये जिक्र करते हैं कि जो नया प्रोग्राम आ रहा है ये बहुत मुश्किल होगा, बहुत चैलेंजिंग होगा, खास तौर पे जो भी पावर में होगा। सर, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, क्यों ये बात होती है कि ये बहुत मुश्किल होगा? मुश्किल इसलिए होगा कि लोगों की एक्सपेक्टेशन अपनी नई हुकूमत से वही है जो आपने अपनी इब्तदाइया में दोहराई कि जो भी हुकूमत में आएगा वो फौरी तौर पे महंगाई को कंटेन कर देगा, सारी चीज़ें जो हैं या वो 2017 के लेवल पे चली जाएंगी या उससे भी बहुत बेहतर हो जाएंगी। जाहिर है कि जब आप रियलिस्टिक प्रोमिसेस जो हैं वो नहीं कर रहे होंगे इलेक्टोरल कैंपेन में, और वो किसी हद तक अनरियलिस्टिक होते भी हैं, लेकिन जो ही हुकूमत में आना है फरवरी में, और साथ ही स्टैंड बाई एग्रीमेंट का रिव्यू करवाना है, और उसके साथ अगले साल का माली साल का बजट की तैयारी शुरू करनी है जो कि IMF की कंसल्टेशन से बन रहा होगा, जो कि अप्रैल में SBA ख़त्म होते ही फ़ौरन अगला प्रोग्राम जो है वो भी चाहिए होगा। तो वो मुश्किल बना देगा किसी भी हुकूमत के लिए, क्योंकि जो उन्होंने 1 महीना पहले वादे किए होंगे और जो वो करने जा रहे होंगे वो चीज़ें एक दूसरे के साथ बिल्कुल 180 डिग्री पे आ जाएंगी। तो जब आप एनर्जी का टैरिफ बढ़ाएंगे, उसके सर्कुलर डेट को और कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस को ख़त्म करने के लिए, जब आप पेंशन रिफॉर्म्स की बात करेंगे, जब आप प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे, जब हुकूमत जो है वो अपना एजेंडा बताएगी कि वो ये चीज़ें करने जा रही है, IMF उससे रेवेन्यू का पूछेगा, तो फिर आप फ़ौरन बताएंगे कि वो रेवेन्यू जो है वो हासिल करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए जाएंगे, इंक्लूडिंग एनी रिफॉर्म्स इन अवर टैक्सेशन सिस्टम। तो वो गैर मकबूल फैसले होंगे जो कि आवाम के लिए तो मुश्किल होंगे, लेकिन हुकूमत के लिए भी मुश्किल हो जाएगी।
जी शहबाज साहब, योर कमेंट ऑन द न्यू IMF प्रोग्राम, उसकी कुछ तो लोग कह रहे हैं कि शायद नेगोशिएशंस अब भी जारी ही होंगी। देखिए, नए प्रोग्राम के ऊपर तो अभी शायद मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो एक आखिरी किस्त आपकी है कि शायद $2 अरब की बचती है, और एक्सपेक्टेशन यही है कि जो अगला IMF का मिशन मार्च में आएगा, जो अभी डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे, वो ना सिर्फ अगली किस्त जो है वो नेगोशिएट करेगा, उसके साथ ही वो नया प्रोग्राम भी नेगोशिएट करेगा। और उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि बजाय आखिरी किस्त लेने के पाकिस्तान वहीं से स्टार्ट कर सकता है अगला प्रोग्राम, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया है। जो एक चीज़ मुझे लग रही है, अगर मामला चला गया पाकिस्तान के कर्जे की रीशेड्यूलिंग की तरफ, तो इट मे टेक मंथ्स बिफोर इट इज़ फाइनली अप्रूव्ड और आपका IMF का प्रोग्राम पे कोई चीज़ तय होती है, क्योंकि जो कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग होगी ये इतना मुश्किल मरहला होता है जिसमें आपके जितने भी ममालिक और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने आपको कर्जा दिया होता है, उसको एक पेज के ऊपर आना पड़ता है। शहबाज साहब, मैं आपकी यहाँ बात काट रही हूँ वेरी क्विकली। पाकिस्तान के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि हमारा जो मेन रीस्केड्यूलिंग का मसला है वो लोकल बैंक्स के साथ होगा। देखिए, हमारा दोनों के साथ मसाइल हैं। डोमेस्टिक बैंक्स का भी है, वो करना पड़ेगा, जिसको हुकूमत करने के लिए शायद इतनी रजामंद नहीं है, क्योंकि बैंकों की जो लॉबी है वो बड़ी स्ट्रांग है। जब आप फॉरेन लोन्स की रीशेड्यूलिंग की तरफ जाएंगे तो वो आपको आगे से कहेंगे कि आपके जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी है उसका 80 से 85% तो डोमेस्टिक में जाता है, उसको छोड़ के आप हमारे पास आ गए। फॉरेन कर्जे की रीशेड्यूलिंग जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास डॉलर्स नहीं है ना, आपको डॉलर्स लाने हैं, और ये बड़ा ही एक तकलीफदेह मरला होता है जब रीशेड्यूलिंग की तरफ जाते हैं। और ये जो अभी रिपोर्ट आई IMF की पिछले हफ्ते, उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है दो बातें। एक ये कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो हाई रिस्क हो गया है, दूसरा ये कि जो अभी उन्होंने डेट सस्टेनेबल तो करार दे दिया है, और साथ ये भी कह दिया है कि जो डेट सस्टेनेबल है उसको जो रास्ता जाता है वो फर्दर नैरो हो गया है। मतलब उन्होंने इशारे यहाँ पे आपको दे दिए हैं कि ये हो सकता है कि आपको रीस्केड्यूलिंग की तरफ जाना पड़े, लेकिन उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये बात नहीं कही कि आपको रीस्केड्यूलिंग करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से, और हम एक बर्ड्स आई व्यू जो है जिसको लाहौर में जो मुख्तलिफ रेसेस हैं उन पर डालेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे लाहौर का, और लाहौर में इलेक्शन। इस साल हम ये कह सकते हैं कि लाहौर का जो इलेक्शन होगा वो तो रिफ्लेक्ट करेगा जो मुल्क में इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान मुकाबला है, मगर कुछ सीटों पे IPP जिसकी सीट एडजस्टमेंट हुई है PMLN से, वो कंटेस्ट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी लाहौर से इलेक्शन में उतरे हैं। सो जो भी बड़ी पार्टीज़ हैं इस वक्त, जो कंटेंडर्स हैं हम कह सकते हैं ना, वो सब लाहौर में इस दफ़े इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस पे तफसील से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन ताहिर, रोज़नामा डॉन लाहौर से वाबस्ता है, बहुत गहरी नज़र रखते हैं लाहौर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत पर। वेलकम टू द शो सर। जी जुल्करनैन, हम गुफ्तगू करते हैं सर, बताएं जो मोटे मोटे अहम हल्के हैं। अगर हम NA-117 से शुरू करें, यहाँ अलीम खान साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं नेशनल असेंबली का, और उनके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली एजाज हैं, और क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से तो सीट एडजस्टमेंट हुई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने ये सीट खाली छोड़ी है उनके लिए लाहौर में। जी थैंक यू वेरी मच। जी, लाहौर के 14 नेशनल असेंबली के हल्के हैं, और 7 पे तो जिसे कह लें कांटेदार मुकाबला है। 7 ही हाई प्रोफाइल हैं, 7 या इवन आप 8 भी कह सकते हैं। इसमें अगर जैसे आपने कहा 117 से अगर हम स्टार्ट करें तो अलीम खान साहब के लिए सीट छोड़ी है नून लीग वालों ने, लेकिन PTI के मियाँ शहजाद फरूक हैं इनके अगेंस्ट ना, और अच्छा। ये हैं इनके अंकल, वो जो एक कंट्रोवर्सी थी वो बच्चा अम्मार, ये बेसिकली उनके अंकल हैं, और ये सोशल मीडिया पे भी कैंपेन, काफ़ी इमोशनल कैंपेन कर रहे हैं, स्पेशली बच्चे को ही लेके आप ये कह लें। तो अलीम खान साहब के हवाले से तो ऐसा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा कि वो नून लीग उनसे कोऑपरेट नहीं कर रही, वो उनके अपने पर्सनल रिलेशनिंग अच्छी है, लेकिन अभी तक ये आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ हों या मरियम नवाज साहबा हों, उन्होंने इनको उस तरह से हेल्प आउट नहीं किया इनके हल्के में। बहरहाल ये फुल टाइम वहाँ पे कर रहे हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा। उसके बाद आ जाए 118 में जो हमजा शहबाज हैं,
जी सर, यहाँ हमजा शहबाज जो है वो आलिया हमजा साहिबा जो जेल में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो उनके सामने खड़ी हुई है। इसमें ये बड़ा जैसे कह लें कि ये सीट बज़ाहिर लग रही थी कि पीटीआई जो है इसमें पहले वो मोहम्मद बदनी कॉन्टेस्ट किया था लास्ट इलेक्शन में, और अब भी उनके कोई जैसे कह लें कि अननोन वकील को ही पिच करना चाह रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मेरा ख्याल है कि पीटीआई फाउंडर लीडर ने चेंज किया है आलिया हमजा जो इस टाइम कोल्ड लखपत जेल में है May 9 के सिलसिले में। तो उन्होंने अपनी कैंपेन सोशल मीडिया पे वो अपनी कोर्ट अपीयरेंस में भी वीडियो बना के वहां पे अपलोड कर रही हैं, और डोर टू डोर कैंपेन चल रही है। तो हमजा के लिए ओल्ड सिटी का ये एरिया है और इजी नहीं होगा फॉर हमजा शहबाज। उसके बाद अगर आप आ जाएं नवाज शरीफ साहब के हल्के पे 130 पे, उसमें भी यही सिचुएशन है कि डॉक्टर एक सेकंड सर, अच्छा अब आप 130 पर आ गए हैं। ये नवाज शरीफ साहब का पुराना हल्का है, हमेशा वो यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं और उनके सामने पहले की तरह यास्मीन राशिद हैं, हमेशा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं, मगर कभी जीत नहीं पाई। बिल्कुल जीत नहीं पाई। इवन जो है इनकी नवाज शरीफ साहब की जो मरहूम बेगम है, बेगम कुलसूम नवाज, उनके अगेंस्ट भी नहीं जीत पाई थी। लेकिन अब जाहिर है सिचुएशन जरा डिफरेंट है, और वो भी जेल में है डॉक्टर यास्मीन राशिद, लेकिन उनके बिहाफ पे उनकी पार्टी के लोग वो भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इस अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप विजिट करें तो आपको लगेगा ऐसे ही कि यहाँ पे सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब ही लड़ रहे हैं, और उनके अपोनेंट आपको जो इन टर्म्स ऑफ बैनर्स, इन टर्म्स ऑफ फ्लैक्सेस, इन टर्म्स ऑफ पोस्टर्स, तो वो बिल्कुल आउट मैच किया हुआ है उन्होंने। कल उन्होंने रैली भी निकाली नवाज शरीफ साहब से, तो दो व्यूज थे बिल्कुल इस हवाले से कि भाई क्योंकि वो इतना पार्टी ने तो कहा था बड़ा सक्सेसफुल शो है, हर जगह गए हैं तो बड़ा राउजिंग वेलकम हुआ है, लेकिन साथ में ये भी हमने देखा है कि कुछ ऐसा नहीं था। सिक्योरिटी भी हमें बहुत ज्यादा नजर आई, और नवाज शरीफ साहब ने किसी भी पॉइंट पे ऊपर एड्रेस नहीं किया। पार्टी ने रीजन नहीं दी, अपेरेंटली शायद सिक्योरिटी का हो। नहीं सर, ये बताएं, बिकॉज इस पे बहुत गुफ्तगू कल भी हुई, क्या उम्मीद थी लोगों को कि नवाज शरीफ साहब वहां खिताब करेंगे? क्या कोई एजेंडे का हिस्सा था? इस तरह एजेंडे का हिस्सा तो उनका टूर भी नहीं था, वो भी बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू जिसे डिसाइड करके वो उन्होंने विजिट किया उधर, और उसके बाद देखें बहुत सारे कम से कम 7-8 पॉइंट्स उन्होंने कवर किए हैं कोई 3 से 4 घंटे में। तो होता है किसी एक जगह पे, बल्कि हमने देखा है मासी में बहुत ज्यादा पीछे नहीं कि एक नहीं, अगर 7 पॉइंट है 3-3 पॉइंट्स के ऊपर जो है स्पीच किया। इवन मरियम नवाज और जो है शहबाज शरीफ साहब ये जो गए हैं अपने हलकों में, तो कम से कम 3 से 4 जगह इन्होंने खिताब किया है। तो ये बिल्कुल ये पार्ट ऑफ दैट होता है। तो उनका ना करना सरप्राइजिंग था फॉर एवरीवन, इवन द मीडिया पर्सन कवरिंग द रैली। किसी नवाज शरीफ साहब किसी जगह पे भी रुके, सिर्फ कोई 5 मिनट का भी एड्रेस नहीं कर रहे। इवन वो गाड़ी में से भी माजी में करते रहे हैं, गाड़ी में अगर बैठ के वो माइक्रोफोन के थ्रू वो कर सकते थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो डिसाइडेड अगेंस्ट इट। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट। हम फिर जुल्करनैन ताहिर साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें जुल्करनैन हैदर साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जुल्करनैन ताहिर साहब से, और हम उनसे बात करें लाहौर के इलेक्शन के हवाले से। जी सर, ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दोनों इस दफे लाहौर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इनके जो दो हल्के हैं? मरियम नवाज साहिबा का मैं बताता चलूं, और इसमें थोड़ी करेक्शन भी कर लूं कि 119 में वो कंटेस्ट कर रही हैं, और वो कंटेस्ट कर रही हैं अगेंस्ट पीटीआई के मियां शहजाद फारूक, जिसका अभी हमने जिक्र जो कंफ्यूज कर दिया हमने उनको, अलीम खान के हल्के से अली इजाज बुटर जो वकील हैं वो लड़ रहे हैं, और खैर लो प्रोफाइल है इन दैट कॉन्टेक्स्ट अलीम खान के हवाले से। तो मरियम साहबा ने पहले तो अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि जी ये एक वन ऑफ द कैंडिडेट्स, उन्होंने कहा जी ये महर वसीम, इनको मैंने इनवाइट किया है, ये आ गए हैं और इन्होंने विड्रॉ कर लिया है इन माई फेवर में। तो बाद में पीटीआई ने इश्यू किया कि भाई ये हमारे कैंडिडेट नहीं है, हमारे कैंडिडेट ये मिस्टर शहजाद फारूक हैं। तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि चूंकि अगर आप इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी का विजिट करें तो आपको मरियम ही नजर आएंगी बैनर्स पे, फ्लैक्सेस पे, पोस्टर्स पे।
तो ये साहब तो आपको नजर नहीं आएंगे, ये अमूमन इनका सोशल मीडिया ही चेक करें तो उसी पे ही नजर आएंगे, या ये कह रहे हैं कि मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूं। तो अपेरेंटली तो कंफर्टेबल है मरियम नवाज साहबा, लेकिन अगेन गिवन डे पे, बैलेट डे पे, यू नेवर नो। और सबसे बड़ा जो इलेक्शन है लाहौर का वो बेसिकली 127 पे ही हो रहा है। बिलावल भुट्टो अप अगेंस्ट पीएमएल नून अता तारड़ और पीटीआई के डार्क हॉर्स हैं, दैट इज जहीर अब्बास खोकर, जो कि हमें कोई खास नजर नहीं आ रहे। तो प्राइमरली ये 1-on-1 कंपटीशन है 127 में, और आप यहाँ पे आए तो आपको लगता है इलेक्शन हो रहा है। वो जो एक ट्रेडिशनल इलेक्शन का सीन नजर आता है ना, वो सिर्फ 127 में है कंपेयर। अगर उसका कंपैरिजन रेस्ट ऑफ द 13 कॉन्स्टिट्यूंसी लाहौर की कर लें तो वहां पे आपको वो फ्लेवर नजर नहीं आएगा। तो अपेरेंटली तो जिस तरह से बिलावल भुट्टो कैंपेन कर रहे हैं, उनकी बहन आसफा भुट्टो इज हियर, और पूरी पार्टी लगी हुई है। इवन सिंध से भी उनके ऑफिस बेयरर्स और जो गवर्नमेंट में लोग रहे हैं उस आके यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा, और थोड़ा सा पलड़ा भारी भी नजर आ रहा है बिलावल भुट्टो का अपेरेंटली राइट नाउ। और एक क्विकली मैं अगर ऐड करता चलूं सर, हमारे पास अब वक्त जरा कम है, वी कैन मूव ऑन। सलमान अकरम राजा साहब और मियां अजहर साहब, ये दोनों भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लॉयर हैं जिन्होंने पहले कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, और मियां अजहर साहब अपने बेटे की वजह से इलेक्शन में उतरे हैं। राजा साहब जो हैं वो 128 से लड़े हैं, और इनके अगेंस्ट आईपीपी के इस्तेकामी पाकिस्तान के ओन चौधरी हैं, जो कि जिसे कह लें कि घबराए हुए हैं क्योंकि पीएमएल नून इनको उस तरह से सपोर्ट एक्सटेंड नहीं कर रही। और इस सिलसिले में अभी उन्होंने रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग की है कि भाई मेरे अगेंस्ट सबसे तगड़ा कैंडिडेट है पीटीआई का सलमान अकरम राजा, वो हैं कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में विजिट करें तो आपको लगेगा कि भाई ये वाहिद पीटीआई के कैंडिडेट पूरे लाहौर में है जिनके आपको पोस्टर बैनर्स नजर आ रहे हैं, उतारे नहीं गए, और सो मच सो उस पे इमरान खान की पिक्चर भी मौजूद है। सो अब लगता है कि उनको किसी ने टच नहीं किया या टच करने का नहीं सोच रहे। तो ओन चौधरी वनरेबल हुए हैं इसको लेके। और 130 से जो है 129 से मियां अजहर सर, वो मियां नुमान के सामने 129 में इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि हमाद अजहर साहब को इजाजत नहीं मिली, और इनको भी समझेंगे इजाजत नहीं मिली हुई, इनकी भी इनको कैंपेन करने में बहुत मुश्किल हो रही है। आज भी इनके 2 एम्प्लॉयज जो हैं पुलिस ने रेड किया है, उनको उठा के ले गए हैं। उनका जो कि हमें शक था कि हमाद अजहर यहीं कहीं ही इज हाइडिंग हियर, तो इनको भी मुश्किलात आ रही हैं। लेकिन ये भी एक जबरदस्त कंपटीशन होगा। फॉर्मर गवर्नर भी रहे हैं मियां अजहर, और इलेक्शन भी लड़े हैं, इनको पूरा तजर्बा है। तो नॉट इजी पाई फॉर हाफिज नुमान। सर वेरी क्विकली, वी हैव लेस देन अ मिनट। लतीफ खोसा साहब NA122 से ख्वाजा साद रफीक साहब के सामने। ख्वाजा साद रफीक जो पहले आप देखें कि पिछले इलेक्शन 2018 का इलेक्शन बड़े क्लोज मार्जिन से इमरान खान साहब से हारे थे, वो 500 वोट 500 समथिंग वोट थे। उसके बाद बाईपोल्स में वो जीत गए थे, असेंबली पहुंच गए थे पार्लियामेंट में। तो उनको तो पहले तो लग रहा था कि चीजें आसान हैं, लेकिन हल्के में गए हैं तो चीजें लगा है कि काफी मुश्किल हैं, और पूरा जिसे कह लें दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और लतीफ खोसा साहब भी वहां पे कैंपेन अच्छी कर रहे हैं, और उनके भी आपको बैनर्स पोस्टर नजर आएंगे। तो ये भी लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए, वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।